है ना, गुलाब खिले तो सांस लो। टोटल 5 वंशों ने शासन किया था इसमें। अब गुलाब से था गुलाम वंश, गुलाम वंश। सब डेट क्यों नहीं याद रह रहा है? 1206 से लेकर 1290 तक, बस ये 2 डेट याद रखना है। गुलाम वंश। खिले से था खिलजी वंश, क्योंकि इसके बाद खिलजी वंश आया था। ये 1290 से लेकर 1320 तक चला था। इसमें 2 ही लोगों को याद सबसे ज्यादा रखना है। एक है जलालुद्दीन खिलजी, वो संस्थापक था इसलिए याद रखना है, और एक है अलाउद्दीन खिलजी। सबसे ज्यादा अगर किसी का शासनकाल चला खिलजी वंश में तो अलाउद्दीन खिलजी का चला, वही याद रखना है। तो से तुगलक वंश, तुगलक, इसमें 3 जन को याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वो लोग को याद रखना है तुगलक वंश में। उसके बाद सैयद में इसको याद ही नहीं रखना है, तो एक तो कम ही हो गया। सैयद वंश और लोधी वंश, लोधी वंश में भी किसको याद रखना है? बहलोल लोधी को और इब्राहिम लोधी को, तभी मुगल्स घुसेंगे यहाँ पर। अब इतनी सुन याद नहीं रहेगा तो 1320 से लेकर ये चला 1414 तक, और ये चला 1414 से लेकर 1451 तक, 51 तक, और ये चला 1451 से लेकर 1526 तक। ये शासनकाल चला है लोग का। तो लोधी वंश तो खत्म होगा तब ना बाबर आएगा 1526 में। तो लोधी तो वहां तक का रहेगा ना कम से कम 1526 तक, ये पहले ही खत्म हो जाएगा। तो गुलाम वंश जो चला था, ये गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला था। इसमें जो प्रथम शासक था वो था ऐबक। ये प्रथम शासक कौन था? ऐबक था। इसने अपने खिलाफत नहीं लिया था, इसलिए इसको वास्तविक शासक नहीं मानते हैं। इसका शासनकाल चला था 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 से लेकर 1210 तक। इसके बाद आया था आराम शाह। तो आराम शाह बोले थे कि आराम से ही निकल गया था। ये शासनकाल 1210 से लेकर 1211 तक चलाया था। इसके बाद था कौन? इसके बाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश का शासनकाल चला था 1211 से लेकर 1236 तक। कहीं कहीं पे 1210 लिखा रहता है, ये भी बताए थे। तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक चला था। इसके बाद आई थी रजिया सुल्तान, रजिया नहीं, रुकनुद्दीन। सुना था रुकनुद्दीन? तो रुकनुद्दीन तो अच्छा शासक नहीं था, योग्य शासक नहीं था, इसलिए रुकनुद्दीन हट जाता है, कुछ ही महीने तक शासन करता है। उसके बाद आती है रजिया। रजिया का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहता है। कैथल में इसकी मृत्यु हो जाती है, हरियाणा के कैथल में 1240 में। खोखर जनजातियों ने इसको उड़ा दिया। इल्तुतमिश का शासनकाल 1236 तक खत्म हो गया। इसका शासनकाल में इसने कुतुब मीनार को और ऊपर बनाया, इसने चालीसा दल का निर्माण कराया, इसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी, पत्थर पर बैठ के न्याय करता था। साथ में बोला था कि जो जमात की भीड़ निकलेगी शुक्रवार के दिन, अगर उसके सामने कोई लाल कपड़ा पहन के चला जाता है तो उसके साथ न्याय हो जाएगा। ऐबक का मृत्यु हुआ था 1210 में, घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था ऐबक ने, ठीक है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने। शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्माण करवाया था मकबरा इल्तुतमिश ने। और भी बहुत सारी चीज किए थे। चालीसा दल का पूरा खात्मा कर दिया बलबन ने। बलबन बोला कि चालीसा दल नहीं रहेगा। रक्त और लौ की नीति अपनाया था बलबन, बलबन गयासुद्दीन बलबन। इसका शासनकाल चला था 1266 से लेकर 1286 तक। इसके बाद क्यूमर्स और कैकुबाद आया, तो कैकुबाद को मार देता है फिरोज शाह खिलजी। ये कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये आता है शासनकाल में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसका पूरा नाम रहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो वो खिलजी वंश की स्थापना करता है किसके बाद? कैकुबाद के बाद। कैकुबाद नहीं बताया गया था? कैकुबाद जो था वो लास्ट शासक था ऐबक का, ये गुलाम वंश का। और ये शासनकाल चला 1290 में। 1290 में इसके बाद ये योग्य शासक नहीं था, इसलिए इसकी मृत्यु कर देता है खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी। तो आज पढ़ना है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, यानी पूरा खिलजी वंश पढ़ना है। खिलजी वंश, खिलजी वंश पढ़ना है। तो खिलजी वंश जो टोटल चला था, ये चला था खिलजी वंश कब से कब तक चला था? खिलजी वंश चला था 1290 से लेकर 1320। समझ में आ गया? 1290 से लेकर 1320। चलिए खिलजी वंश से स्टार्ट करते हैं। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी। ये एकदम योग्य शासक नहीं था, लेकिन एकदम धार्मिक के प्रति क्या था? एकदम सहिष्णु था, और साथ साथ बहुत ही नीति के अनुसार चलता था। बहुत ही ऐसे कट्टरपंथी वगैरह नहीं था इसके अंदर, बहुत ही नॉर्मल हिसाब से चलता था यह अपने शासनकाल में। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था, भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग के लिए एगो वीडियो भी बना के रखे हैं, इसमें वो वीडियो भी सेव करके रखे हैं। अब पहले ही आते आते तुम लोग मूड बिगाड़ दिया मेरा, नहीं बता कर आंसर। इसका वीडियो भी सेव करके रखे हैं अलाउद्दीन खिलजी का। वो वाला बताना था, वो वाला दिखाना था, अब दिखाने को मन ही नहीं कर रहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल चलता है 1290 से लेकर 1296 तक, बस
6 साल तक शासन करता है। 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन काल आता है। ये नीति के खिलाफ चलता था, अपना नीतियों के अनुसार चलता था, जैसे नीति बनाता था वैसे चलता था। लोगों से ये पूछता रहता था कि लोग कैसे, मतलब कि आप लोग को शासन कैसे किया जाए। अब बताओ, कोई राजा ही पूछेगा कि लोगों से कि भाई तुम्हारे ऊपर शासन कैसे किया जाए, तो लोग थोड़ी बता पाएगा। ऐसा थोड़ी हुआ कि आप लोग आके बताएंगे कि सर आज ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, आज ये वाला स्टार्ट किए खिलजी वंश, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर दीजिएगा गांधीवाद। ऐसा थोड़ी होगा, गांधीज्म स्टार्ट कर दीजिएगा, नेहरू के काल के बारे में बताइएगा, ऐसे नहीं ना चलेगा। तो ये लेकिन पूछते रहता था अपने लोगों से कि कैसे शासन किया जाए, कितना पैसा रखा जाए, बाजार नियंत्रण करने के लिए क्या रखा जाए, तो शासन सैन्य अभियान कैसे किया जाए। तो ये लोग पूछते रहता था जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ये नहीं पूछता था। ये भतीजा था किसा, जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन इसकी बेटी इसको पसंद आ गया, इसकी बेटी अलाउद्दीन खिलजी को पसंद आ गया, इसलिए ये दामाद भी था। किसका? दामाद। ठीक है। साउथ में अगर जाओगे या फिर मुस्लिम जो इस्लामिक पद्धति है उसमें देखना कि अपने मतलब फुफेरी ममेरी बहन से ही क्या हो जाता है, शादी हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तानियों में ऐसा नहीं होता, हिंदुओं में नहीं होता ऐसा। तो हिंदू में क्या होता है कि बहन मतलब कितना भी दूर के रिश्तेदार भी रहे तो वो अगर बहन बोल देते मतलब बहन ही है। ठीक है। इसमें इन लोगों में बहन बहन में भी क्या हो जाता है, शादी हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअली इसका क्या, जलालुद्दीन खिलजी की बेटी इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी, लेकिन उसे शादी करके क्या कर लिया, ये दामाद बन गया। तो ये दामाद भी था और साथ साथ क्या था, एक भतीजा भी था। तो इसको भेजा गया था साउथ साइड में, साउथ साउथ में भेजा गया था कि आप जाओ यहाँ पर और जाकर क्या करो कि यहाँ पर जितना भी सोना चांदी है उसको लूट के लेके आओ। किसने कहा था? दिल्ली में बैठा जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी को। कहाँ भेजा था? साउथ में भेजा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा, साउथ में आज भी देखना सोना चांदी बहुत ज्यादा पाया जाता है, आज भी पाया जाता है। केजीएफ है वहां पर, केजीएफ कोराल गोल्ड फील्ड। ठीक है। तो आज भी है, बहुत सारा सोना वगैरह से निकाल के लेके आया, पैसा वैसा लूट लाट के लेके आया, देवगिरी से बहुत पैसा बहुत सारा लूट के लेके आया। जलालुद्दीन खिलजी ने भी अपने कई सारे सेनापतियों को भेजा था, जिसमें से वो अपना सेनापति दामाद अपने खिलजी को भी भेजता है, अलाउद्दीन खिलजी को भी भेजता है साउथ साइड में। अब ये साउथ साइड से होते हुए फिर वो ऊपर नॉर्थ साइड के फिर आता है, नॉर्थ साइड में आता है। और जब नॉर्थ साइड में आता है तो यहाँ पर एक जगह है, जगह का नाम बताते हैं। तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में समझ जाओ कि जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसने एक और ही नायाब तोहफा लेके जीत के लेके आया था। नायाब तोहफा मतलब कि ये तोहफा जो होता था वो दिया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। तो गुजरात से 1000 रुपए में, 1000 दिनार में, उस समय दिनार चलता था। क्या चलता था? 1000 दिनार, दिनार चलता था उसमें। पैसे का नाम क्या था? दिनार। मतलब खिलजी वंश के समय जो पैसे का नाम होता था वो दिनार होता था। तो ये दिनार चलता था और ये दिनार 1000 दिनार में जलालुद्दीन खिलजी ने एक किन्नर को खरीदा था। किसको? किन्नर को। इस किन्नर का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर। ठीक है। क्या नाम रहता है? मलिक काफूर नाम रहता है। समझ में आ गया? मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को और किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है, 1000 दिनारी। किस नाम से? 1000 दिनारी। 1000 दिनारी मलिक काफूर को। ये किन्नर था। ठीक है। लेकिन पावर बहुत ज्यादा था। और किन्नरों में वैसे भी मतलब जो ताकत होती है वो मर्दों जैसा होता है। ठीक है। भले ही वो दिखते हैं, उनकी हरकतें कैसी होती हैं, महिलाओं जैसी, लेकिन वो पूरा विष्ट पुरुष था एकदम, ये पूरा किन्नर था। लेकिन इसने क्या किया कि जलालुद्दीन खिलजी इसको खरीद के लेके आता है एज ए गुलाम। एज ए गुलाम खरीद के लेके आता है। किसको? किन्नर को, ये मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर को लेके आता है, इसका नाम रख देता है 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में खरीद के लेके आता है। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात में ये अभियान चलाया हुआ था जलालुद्दीन खिलजी, तो वहां से ही खरीद के इसको लेके आता है और दिल्ली में लेके आता है। तो एक जगह है जो अलाउद्दीन खिलजी ने, जिस जगह पर अपना सारा सामान उठा के लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अपना सारा सामान, अभी इलाहाबाद में है, वहां पे है मानिकपुर। एक जगह है मानिकपुर, लो इसमें देखो नोट्स वगैरह। एक जगह है, क्या चीज? मानिकपुर, इलाहाबाद में। इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक जगह है मानिकपुर। ठीक है। तो इलाहाबाद का अभी नाम क्या है? प्रयागराज। तो प्रयागराज में मतलब एक जगह है मानिकपुर, इलाहाबाद उस समय तो इलाहाबाद नाम था, तो इलाहाबाद में एक जगह है मानिकपुर। मानिकपुर में ही ये सारा सामान लेके आया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ से? साउथ से। साउथ से सारा सामान लेके आया था इलाहाबाद में। तो कैसो कैसो करके लेके आया, बहुत सारा पैसा लेके आया, बहुत सारा सोना चांदी वगैरह हीरे जवाहरात सब लूट लाट के लेके आया और लूट के लिया के इधर ही पे रखा हुआ था इसके महल में। तब तक पता चल जाता है जलालुद्दीन खिलजी को कि हम जो अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजे थे, कहाँ? साउथ में। ये साउथ में जाकर बहुत ही अच्छा लूटपाट किया है। तो इसने क्या किया, इलाहाबाद में कुछ सामान को रख दिया और कुछ सामान कहाँ भेज दिया? दिल्ली भेज दिया। मतलब जो लूटा हुआ धन था वो धन कुछ भेज दिया दिल्ली, ताकि इसको पता चल जाए कि हमने कुछ धन को आपको भेजा है। किसको? अपने चाचा को। और कुछ धन ये अपने खुद रख लिया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ये सोचता था कि हमको पहले बता दे कि जितना भी धन लेके आया है उसे पहले हमको बता दे कि, एक मिनट, कि हमको बता दे कि भाई तुमने कितना धन लूट के लेके आया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को पैसा बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसने क्या किया कि बताया ही नहीं इसको, जलालुद्दीन खिलजी को बताया ही नहीं।
तो इस वजह से क्या किया ना, ये उधर जाने के बाद इलाहाबाद में ये पहुंच गया कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी किसको लेके पहुंचा था, तो ये 1000 दिनारी को लेके पहुंचा था, मलिक काफूर को। तो ये इलाहाबाद में जाकर एक हीरा जीता था, मतलब यहीं से हीरा लेके गया था, और रेड रूबीज था। रेड रूबीज उसका मतलब कि उस समय दाम बहुत ज्यादा था, तो वो रेड रूबीज लेके गया था। तो रेड रूबीज ना अपने गले में चैन बनाकर पहना हुआ था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कौन पहना हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अभी कहां पर है, इलाहाबाद में। और अभी देखो दिमाग में चलाते भी रहो कि कौन लोग कहां पे गए होंगे, ठीक है, दिमाग में चलाते रहो कि ये जलालुद्दीन खिलजी अभी कहां है, दिल्ली। और दिल्ली से वो कहां गया था, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में था कौन, कहां से जीत कर पैसा, साउथ से, ठीक है, साउथ से उठा के लेके गया था यहाँ पर पैसा, कुछ पैसा उसको भेज दिया था। लेकिन इसको कहीं अंदर अंदर खबर चला कि ये पूरा का पूरा पैसा नहीं भेजा है, पूरा का पूरा धन जो लूटा हुआ है वो नहीं भेजा है, और इसे इलाहाबाद में जाके मानिकपुर में जाके रखा हुआ है। समझ में आ गया, इतना कंडीशन समझ में आया। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर अपने लिए एक तोहफा बना के रखा हुआ था, अपने लिए, जो कि था रेड रूबी। रेड रूबी कई सारे, मतलब कि साउथ साइड से बहुत सारे हीरा भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा कहां से निकला था, साउथ साइड से ही निकला था। तो कोहिनूर हीरा वगैरह और रेड रूबीज, तो उस समय रूबियों का बहुत ज्यादा दाम था, विदेशों में अगर कोई बेचता तो बहुत ज्यादा दाम होता। तो वो बोला कि हम अपने लिए तोहफा रखेंगे, तो उसने चैन में अपने लिए रख लिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन नहीं, जलालुद्दीन तो अभी जाएगा। जब ये पहुंच जाता है तो उसके गले में वो चैन देखता है, रेड कलर का, रेड रूबीस। तो वो बोलता है कि चाचा जान, हमने तो आपके लिए पूरा भिजवा दिया था, सारा सोना सोना चांदी सारा वगैरह भेजा दिया था, आप फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बोला है कि तुमने पूरा पैसा नहीं भेजा, तुमने धन जो लूटा था पूरा का पूरा वो तो नहीं भेजा, अभी हमको और भी चाहिए ना धन, जो तुमने यहाँ पे लुटा के रखा हुआ है। तो वो बोला कि हाँ यहाँ पे थोड़ा है, आप ये भी ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। बोला ठीक है, ये भी दे दो। वो लेके चला गया, जितने उनके सेनापति थे, जो जलालुद्दीन खिलजी के साथ और बहुत सारे लोग नाएंगे पीछे पीछे, तो वो भी आया, लेके चला गया। अलाउद्दीन खिलजी के गले में देखा वो रेड रूबीज। बोला ये क्या है, बोलता है ये नया तोहफा मैंने खुद को दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ये नया तोहफा मैंने खुद को दिया है। तो बोलता है कि ये भी हमारा ही है, तुमने मेरे वजह से ही तो जीता है, तुमको अगर साउथ में नहीं भेजते, तुमको नहीं बोलते, तो तुम जीते कहां से। तो ये बात तो सही है, लीजिए खींच लीजिए, खींच लिया उसके, ठीक है। गुस्सा बहुत खतरनाक आया अलाउद्दीन खिलजी को कि मेरा तोहफा मेरे से छीन लिया, ठीक है। तो बोलता है ये नया तोहफा तुम्हारे लिए एक नया तोहफा लेके आए हैं हम, ठीक है। ये देखो उधर पीछे से दिखाता है, और जो किन्नट रहता है ये मलिक काफूर खड़ा रहता है पीछे साइड में, किसके, जलालुद्दीन खिलजी के पीछे खड़ा रहता है। अब पूरा एक घूंघट में रहता है, वो सादा सफेद करके घूंघट में रहता है। अब उसी घूंघट से निकालता है, देखता है, बोलता है कि वाह, ये कौन सा नया तोहफा है, ये तोहफा हमें बहुत पसंद आया चाचा जान। कौन बोलता है, अलाउद्दीन खिलजी। चाचा जान ये नया तोहफा बहुत अच्छा पसंद में आया। तो अब जाके उसके पास पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा, बोलता है हुजूर मलिक काफूर। और कहाँ से लूट के लेके आए, बोले गुजरात से लूट के लेके आए। कितना में खरीदा हो, बोलता है 1000 दिनार में। 1000 दिनार में खरीदा है, क्या कर सकते हो मेरे लिए, बोलता है कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, आपका नाम मैंने बहुत ज्यादा सुना है। जब साउथ में आप लड़ने गए थे, जब आपकी, जब ये हो गई मतलब जब आपको राजा बनते हुए मैं देखूंगा, तो मैं सोच रहा हूं कि आपके ही शागिर्द में मैं क्या करूं, काम करूं, ठीक है, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। बोलता है एक काम करो, एक काम करो, ये जो दोनों सेनापति आया हुआ है इसको मार दो, तो जान ले भी सकते हो, जान दे भी सकते हो, ऐसा बोला मलिक काफूर ने। बोला ये दोनों का जान ले लो। जलालुद्दीन खिलजी हंसने लगा, बोलता ये क्या बात बोलता है, चलो कोई बात नहीं, तुमको और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूं मैं। तो लेके जाता है, मलिक काफूर दोनों को मार देता है, ठीक है। हाँ, मलिक काफूर मार देता है, तब तक वो दोनों जन को मार दिया जो सेनापति था। और बोलता है बाप रे, खतरनाक, वाह, ये तोहफा हमको और ज्यादा पसंद आया, एक काम करो इनको भी मारो, ठीक है। आता है लेके, मारता है, गला रेत देता है उनका, काट देता है। तो बोलता है गधा कहीं का, हमको मारने चला था, नीचे गिरा हुआ है, चाचा जान ये जो तोहफा है ये हमारा ही है। उसे गले से निकाल कर, गला तो कटा हुआ, गले से निकाल कर उसके बाद फिर से पहन लेता है, वही ब्लड वाला चेन जिसमें रूबी लगा हुआ था, ठीक है। बोलता है जो चीज हमारा है वो मेरा ही रहेगा। समझ में कि नहीं, ससुर जी लुटा गए आप, मारे भी गए, ठीक है, मार देता है उसको। तो इसी के ऊपर एक देखना, पद्मावत फिल्म में दिया गया है, पद्मावत फिल्म में, क्या पता तुम लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, दिखाता आपको। हाँ, एक्चुअली वही लेता है, वो भी फिर बाद में मारता है, पहला बार तो वही करता है, जलाल ये मलिक काफूर करता है। दिखाते हैं 302 अरे कहाँ गया,
अरे भाई शेयर तो किए थे हम, 1 मिनट रुको। थी जलालुद्दीन खिलजी की, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मार दिया था, लेकिन मलिक काफूर जो था वो पहला, इसमें फिल्म में देखो, फिल्म अलग बनाता है, इतिहास अलग बोलता है कि मलिक काफूर ने सबसे पहले उसको छुरा भोंका था, उसके बाद ये उसका गला रेता, कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसके बाद उसका चेन निकाल के, जो पहना हुआ था चेन तो जो रूबीज का था, वो निकाल के फिर पहन लेता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसी समय से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। बोला कि चाचे जान को अपना मार दिया एकदम खतरनाक, किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो इसमें था खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। खिलजी वंश गुलाम वंश का स्लेव डायनेस्टी के बाद आया हुआ था, और यह वंश तुर्क अफगान का मुगल था, मूल था, ठीक है, तुर्क अफगान। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक चला था। खिलजी वंश के संस्थापक था, बुजुर्ग और उदार शासक था, और उसने क्रूरता के बजाय उदारता की नीति अपनाई थी। बोले थे ना उदारता, एकदम कैसा था, सहिष्णु था सारे धर्मों को लेकर, और उदारता की नीति अपनाई थी। साथ में इसने क्या किया था, और देखो इसमें लिखा हुआ है कि उसके भतीजे और दामाद, देखो लिखा है भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 में उसकी हत्या कर दी और सत्ता क्या कर लिया, हथिया लिया। इसके बाद नेक्स्ट शासनकाल किसका चलता है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक शासन करता है, और इस शासन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी का शासन रहता है, सबसे योग्य शासक रहता है, तो वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई, 1296 में। 1296 में ही किसने हत्या कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी, उसके दामाद या भतीजे ने ही कर दिया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसप था। क्या नाम था, अली गुरसप, याद रहेगा, अली गुरसप। देखो इसमें लिखा होगा, जन्म भी लिखा होगा और उसका डेट का तारीख भी लिखा होगा। देखो लिखा है अली गुरसप 1266 में, ठीक है, 1266, 1266 में जन्म हुआ था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, 1266, ठीक है। 1266 में किसका जन्म हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का। और 1266 में शासक कौन बना था, बलबन बना था, ठीक है, बलबन बना था, याद रहेगा ना। 1266 से लेकर 1286 तक शासनकाल था किसका, बलबन का। 1266 में ही जन्म हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, और इसका बचपन का नाम था अली गुरसप, अली गुरसप, ठीक है। बचपन का नाम क्या था, अली गुरसप, अली गुरसप नाम था बचपन का नाम। सबसे शक्तिशाली शासक अगर किसी को बोला जाता है तो यही है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। सबसे अच्छा शासन करने वाला, या फिर बाजार नियंत्रण करने वाला, सैन्य पर नियंत्रण करने वाला, टैक्स पर नियंत्रण करने वाला, भूमि के ऊपर नियंत्रण करने वाला, सब कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये अपने आप को सिकंदर सानी कहता था, मतलब कि सिकंदर सानी मतलब सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय, ये अपने आप को क्या दिया था, उपाधि दिया था, सिकंदर सानी की उपाधि, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा कि सिकंदर सानी की उपाधि किसको मिली थी, तो अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी, ठीक है, जब उसने दक्षिण भारत लूट के लेके आया तब अपने आप को क्या देता है। अब ये बहुत ही खतरनाक शासक था, मतलब जहां पर भी इसको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए था, पैसा जो भी चाहिए हमको पैसा चाहिए, लेकिन उसमें से तो आधा हिस्सा ये ले लेता था, आधा हिस्सा अपने पास रखता था। इसलिए कहा कि क्यों ना पूरा ही पूरा मार के इसको हत्या लिया जाए, ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली शासक था। अपने शासन में उसने साम्राज्य पर विस्तार किया, प्रशासनिक सुधार किया और आर्थिक नीतियां बनाई। यही वाला देखो, इसने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया अपना, मतलब और दूर तक फैलाया अपने साम्राज्य को। प्रशासनिक सुधार लाइक जैसे हुलिया और दाक प्रथा चालू कराएगा ये, ठीक है, दाक प्रथा और हुलिया प्रथा चालू कराएगा। उसके बाद फिर सैन्य प्रथाओं में जैसे, उसके बाद टैक्स लगाएगा, जजिया जकात खुम्स खराज, ये सब टैक्स लगाएगा। वो कैसा है, प्रशासनिक सुधार है। उसके साथ साथ आर्थिक सुधार भी लगाया था, जैसे बाजार नियंत्रण, मूल नियंत्रण। क्या कि बाजार में ऐसा होता था कि सिक्का बहुत ज्यादा चल जाता था, तो उसका गलत उपयोग होना चालू हो गया था। जैसे मान लो कि खिलजी सिक्का बहुत ज्यादा चला, तो उसका नया नया फिर से न्यू बना लेता था कोई ना कोई, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पैसा ब्लैक मनी का चला आता था। तो उस वजह से इसके बाजार नियंत्रण में और आर्थिक नियंत्रण नीतियां भी चलाई थी। प्रमुख उपलब्धियां क्या थी इन्होंने, तो सैन्य विजय था, गुजरात में विजय किया 1299 में, गुजरात का विजय था 1299 में, जहां से जीत के लेके आता है मलिक काफूर को, कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी तो लेकिन पहले ही मर जाता 96 में, वो पहले ही लेके चला आता है, मतलब मलिक काफूर को वो पहले ही लेके चला आता है, लेकिन उससे भेंट कब होता है, 1296 में ही। और गुजरात का शासन करने भेजता है किसके ऊपर, वो खुद जाता है गुजरात में, जाता है। रणथंभौर विजय होता है 1301 में, ठीक है, 1299 में गुजरात, और रणथंभौर 1301 में। फिर जाता है चित्तौड़ विजय करता है 1303 में, रानी पद्मावती की कथा इसी से जुड़ी हुई है, चित्तौड़ विजय, चित्तौड़गढ़ की लड़ाई, ठीक है। और राजा रतन सिंह वहां पे रहते हैं, राजा रतन सिंह। तो राजा रतन सिंह की पत्नी रहती है कौन, रानी पद्मावती, रानी पद्मावती, ठीक है, तो जिसको रानी पद्मिनी कहा जाता था, रानी पद्मिनी। लेकिन आप हिस्ट्री से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए उनका नाम का जो फिल्म बना हुआ है, वो फिल्म बना हुआ है पद्मावत, पद्मावती नहीं। मतलब जब तक वो जिंदा थी तब तक वो पद्मिनी कहलाती थी। तो कैसे आप मरने के बाद पद्मावती लिख सकते हैं, वती का मतलब होता है सती, सती नहीं ना हो सकती थी, ठीक है। अब सती भी हुई तो कैसे, जब तक कि उनके राजा रतन सिंह जब तक मर नहीं गए,
राजा रतन सिंह को मार दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तब उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर का मतलब होता है अग्निकुंड में जान दे देना अपना, अग्निकुंड में, ठीक है। तो राजा रानी पद्मिनी ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। और राजस्थान की औरतें सब एकदम लड़ाकुन थी। कोई भी मतलब कि अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, अपने पति के सामने, अपने ससुर को भी चेहरा नहीं दिखाती है, हमेशा घूंघट में रहती हैं आज भी वहां की औरतें, ठीक है। और शाखा पोला वगैरह देखना पहनती है यहाँ तक, पूरा खतरनाक। तो घूमर 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 कहाँ पे फेमस है? घूमर, घूमर राजस्थान का फेमस डांस है, ठीक है, घूमर। तो उसी के ऊपर पूरा गाना निकला हुआ है, घूमर घूमर घूमे रे, ठीक है। तो राजा रतन सिंह जो थे इनके पति थे रानी पद्मिनी के। मालवा विजय कब हुआ था? 1305 में, साउथ में लड़ने गया था। दक्षिण भारत में विजय हुआ था जो, वो 1308 से लेकर 1311 में मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र, ठीक है, द्वार समुद्र और मदुरई को आक्रमण किया था। लेकिन इसमें सभी कोई को जीत गया था, लेकिन द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था मलिक काफूर, ठीक है। द्वार समुद्र को मलिक काफूर नहीं जीत पाया था। तो मलिक काफूर ने इसको 3 को राज्य, या फिर बोल सकते हैं कि 3 को क्षेत्र जीत के दिया था, जो था देवगिरी, वारंगल, मदुरई और 3 को क्षेत्र, देवगिरी, वारंगल और मदुरई। लेकिन द्वार समुद्र को जीत नहीं पाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में उसके सेनापति कौन था? मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को सेनापति भी था एक, और साथ साथ ये किन्नर भी था, ठीक है। तो सेनापति को भेजा था साउथ में। कितने राज्यों को इनमें से नहीं, मतलब कितने राज्यों को जीता था? तो कितने राज्यों को जीता था? देवगिरी को, वारंगल को और मदुरई को। राज्य नहीं, मतलब एक क्षेत्र को, इस क्षेत्र को जीता था। और किसको नहीं जीत पाया था? द्वार समुद्र को, क्योंकि द्वार समुद्र का राजा बहुत खतरनाक था। उसने किसको हरा दिया था? मलिक काफूर को हरा दिया था, ठीक है। आगे बताएंगे द्वार समुद्र। मंगोलों से आक्रमण सुरक्षा। अलाउद्दीन ने मंगोलों को कई बार पराजित किया, 5 बार लगभग। कितने बार? 5 बार लगभग पराजित किया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो मंगोलों से आक्रमण होता था। मंगोल से बार बार आक्रमण होता था, और आक्रमण होने के चलते ना वो लोग मंगोल जो थे, मंगोली लोग, वो लोग हमेशा आक्रमण करके यहाँ से कुछ ना कुछ धन लूट के लेके चले जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय ऐसा नहीं हुआ, वो लोग कोई भी नहीं लूट पाया। और जानता था कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रूर शासक है, बहुत खतरनाक शासक है। इसने हर एक चीज वो काम किया, मतलब कि जो एक राजा को करना चाहिए, जो एक राजा का कर्तव्य होता है, वो सारा काम, ठीक है। तो कई बार पराजित किया और दिल्ली की रक्षा की। प्रशासनिक और आर्थिक सुधार में बाजार नियंत्रण नीति, वस्तुओं की कीमतों को तय किया, अनाज के भंडारण पर नियंत्रण रखा। अनाज का भंडारण में कभी कभी ऐसा होता था, जहां अनाज का भंडार होता था, वहां से कोई कोई आदमी आते थे, लूट लट के लेके चल जाते थे। मतलब कहीं पर अगर 100 क्विंटल का गेहूं हुआ है, 100 क्विंटल गेहूं हुआ है, तो उसमें कहा जाता था कि 80 क्विंटल किसका जाएगा? राजा के पास जाएगा, बाकी 20 क्विंटल बांट दो। अगर 100 केजी हुआ है ना, तो उसमें 80% किसको जाएगा? राजा के। 80% मतलब 80 केजी चल जाएगा राजा को, बाकी 20% में अपना बांटो, जो भी करना है करो, लेकिन 80% आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगले बार उसको फांसी में लटका लिया जाएगा, इतना खतरनाक है। तो 80% ये लेता था किसी भी चीज में। उसके साथ साथ भूमि सुधार, किसानों से सीधा कर वसूलना, बिचौलिया की शक्ति घटाई, और दक्षिण विजय में अपार धन को दिल्ली लेके आया। दक्षिण विजय में अपार धन को कहां लेके आया था? दिल्ली लेके आया था। और इसमें सीधे किसानों से सीधा कर वसूल करने लगा। मतलब कोई ऐसा नहीं कि तुम पैसा रखो, उसके बाद दूसरा कोई आएगा पैसा लेके, उसके बाद मेरे पास लेके आएगा। तो इससे क्या होगा ना, अगर हम सीधे सीधे ले ले किससे? किसानों से। अगर हम सीधे किसानों से अगर क्या ले ले टैक्स ले ले, कर ले ले, तो इसके वजह से किसान हमको डायरेक्ट टैक्स देंगे, उसके बीच में कोई नहीं रहेगा, ना सामंत रहेंगे, ना इक्तादार रहेंगे, कोई लोग नहीं रहेगा। तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था चालू कराया था ना, इक्ता व्यवस्था और इक्तादारी व्यवस्था। तो इक्तादारी व्यवस्था क्या होती थी? इक्तादार क्या होते थे? मतलब वेतन के बदले क्या ले लो? जमीन ले लो, वेतन के बदले जमीन, वही ना कहलाते थे इक्ता। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद कुतुबुद्दीन, मतलब किसके बाद? अरे अलाउद्दीन खिलजी के बाद। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासनकाल किसका आया? 1316 से लेकर 1320, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो ये योग्य शासक नहीं था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई खुसरो खान ने। खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी और अपना एक उपाधि दिया ग्यासुद्दीन तुगलक का। अपनी उपाधि दी क्या चीज का? ग्यासुद्दीन तुगलक। तो खुसरो खान जो था, उसकी हत्या कर देता है 1320 में। एक योग्य शासक नहीं था। तो खिलजी वंश में सबसे योग्य शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खुसरो खान ने हत्या कर दिया, और खुसरो खान के बाद कौन आया? ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसके बाद तुगलक वंश शासन चालू हो गया। तुगलक वंश, समझ में आ गया। तो 1320 में किसकी मृत्यु हो गई? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की। और खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी। और खुसरो खान को थोड़े समय तक शासन किया, और 1320 में ग्यासुद्दीन तुगलक ने किसका खात्मा कर दिया? खुसरो खान को पराजित कर दिया, तुगलक वंश की स्थापना की। इस तरह खिलजी वंश क्या हो गया? अंत हो गया। लेकिन इसके बीच में अभी आप लोग को पढ़ना है टोटली। तो प्रमुख तथ्य इसमें क्या है? देखो, खिलजी वंश की स्थापना 1290 में। सबसे महान शासक में अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण विजय का सेनापति मलिक काफूर। बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। और अंत किसका हाथ हुआ? ग्यासुद्दीन तुगलक का 1320 में, ठीक है। तो उसमें खुसरो खान जो आया था, वो तो योग्य शासक नहीं था। खिलजी का ही था, लेकिन योग्य शासक नहीं था, तो उसको गिनेंगे थोड़ी। खुसरो खान ने किसकी हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। आगे बढ़े। ये एग्जाम पॉइंट के व्यू की नजर से देखा जाता है, एग्जाम पॉइंट व्यू। ये भी सब लिख दिया।
देखो खिलजी वंश, खुसरो खान नहीं बोला जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर खुसरो खान ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या मार के आएंगे, वो मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी, उसका नाम याद रखेंगे। मुबारक शाह खिलजी का हत्या कर देता है किस, कौन, खुसरो खान। अब खुसरो खान की हत्या कौन करता था, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक अपना सेनापति चुनता उसको, सॉरी, खुसरो खान गयासुद्दीन तुगलक को क्या चुनता, अपना सेनापति चुनता है। तो उसके सेनापति को, सेनापति देखता है कि भाई है ये नहीं है, ये योग्य शासक, मार दो इसको, मार देता है। अब देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक, बुजुर्ग, दयालु और उदार, कठोर शासक के बजाय नरमी की नीति के अपनाया था जलालुद्दीन खिलजी, और मंगोलों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। 1296 में उसकी हत्या भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। इसके बाद किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है, ये रहा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है, वन ऑफ द ग्रेट एंड द ब्रेवेस्ट एंड द मुस्लिम किंग अलाउद्दीन खिलजी हु डिफीटेड मंगोल्स 5 टाइम्स। मंगोलों को हराया था कितना बार, 5 बार हराया था। बिकम किंग, राजा होने के पश्चात, ठीक है। अब मैत्री संबंधी यानी कि फ्रेंडशिप किससे बनाया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। बहुत हाई लेवल एग्जामों में जाओगे ना तो क्वेश्चन पूछेगा कि खिलजी वंश में वह कौन सा शासक है, खिलजी वंश में वह कौन सा शासक है जो पहली बार मंगोलों से अपनी दोस्ती की थी, तो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। और बोलेगा कि किसने मंगोलों को बहुत बार हराया था इन पूरे दिल्ली सल्तनत में, किस वंश के शासक ने। एक जगह दिया रहेगा खिलजी, अब ब्रैकेट में खिलजी वंश दिया रहेगा, अब ब्रैकेट में दिया रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। तो 4 को नाम दे देगा, उसमें से कोई एक को चुनना पड़ेगा, खिलजी वंश में देना देगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो हाई रेटेड एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। कब से कब तक शासनकाल चला, 90 से लेकर 96, 1290 से लेकर 1296। किसने हत्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, उसका भतीजा और दामाद दोनों था, ठीक है। और 1000 दिनारी किसको कहते हैं, मलिक काफूर। मलिक काफूर एक सेनापति के साथ साथ किन्नर भी था, और उसको कहां से जीत के लाया गया था, गुजरात अभियान से, ठीक है, दक्षिण का गुजरात अभियान से, ठीक है। अब देखो सैन्य अभियान जो है, इसका सैन्य अभियान देखो कितना खतरनाक था, सैन्य अभियान। गुजरात विजय 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस अभियान में मलिक काफूर और नुसरत खान प्रमुख सेनापति थे, याद रखेगा, याद रहना चाहिए। मलिक काफूर और नुसरत खान क्या थे, एक प्रमुख सेनापति थे। नुसरत खान का नाम बहुत ज्यादा पूछता है। गुजरात से ही मलिक काफूर को पकड़ के लाया गया था और आगे चलकर उसका सबसे विश्वसनीय क्या बना था, सेनापति, बताया था ना, गुजरात से ही पकड़ के लाया गया था। रणथंभौर विजय 1301। राजपूत शासक, अच्छा बताओ ये मलिक काफूर कहाँ का था, गुजरात का था। तो गुजरात का सारे बारे में जानता होगा कि नहीं जानता होगा, गुजरात के बारे में। तो इसलिए सबसे पहला उसका अभियान क्या था, राजा बनने के पश्चात 1299 में गुजरात अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ कौन गया, मलिक काफूर और नुसरत खान। तो राजा बनने के पश्चात 1296 में कौन राजा बना, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी राजा बनने के पश्चात सबसे पहला अभियान कौन सा करता है, गुजरात का करता है। और उसको ये पूरा का पूरा हवाला कौन देता है, मलिक काफूर। कि आप सबसे पहले कहाँ चलिए, गुजरात चलिए, वहां पे अपना हम घर भी देख लेंगे, कम से कम घूम भी लेंगे, बहुत दिन हो गया, 4-5 साल हो गया लाए हुए हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं गुजरात में सबसे पहला अभियान करते हैं, तो उसको गुजरात लेके जाता है, ठीक है। रणथंभौर विजय 1301 में राजपूत शासक हमीर देव का आक्रमण करता है और रणथंभौर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने हथिया लिया था। राजपूत शासक कौन थे, हमीर देव। हमीर देव पर आक्रमण करता है और रणथंभौर का किला अपना लेता है। उसके बाद चित्तौड़ विजय 1303 में यह अलाउद्दीन का सबसे प्रसिद्ध अभियान था। उस समय चित्तौड़ पर राजपूत शासक राजा रतन सिंह का शासन था। विजय के बाद चित्तौड़ किले में जौहर हुआ था, विजय के बाद चित्तौड़ किले में जौहर हुआ था। क्योंकि सबसे, अगर इसको सबसे ज्यादा पसंद था सारी लड़कियों में, तो वो कौन थी, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती का खाली खूबसूरती ये सुना था, देखा कभी नहीं था। और उन्होंने अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया था, अपने पति के अलावा और किसी को चेहरा नहीं दिखाई थी। और कहा था कि अगर तुम मुझको ढूंढते हुए भी चले आओगे ना, राजा रतन सिंह ने जब ये गया वहां पर, तो लगभग 2 से 3 महीने तक अपना खेमा लगाया हुआ था, ठीक है। मतलब राजा रतन सिंह का एक पूरा किला था। उस किले के पश्चात, मतलब चित्तौड़गढ़ देखोगे ना, चित्तौड़गढ़, तो यहाँ पे पूरा किला ही किला है। और राजा रतन सिंह उस किले के क्या थे, राजा थे, चित्तौड़गढ़ के राजा थे। बहुत खतरनाक शासक थे, बहुत अच्छे राजा थे। तो ये क्या किए राजा रतन सिंह को एक दिन पूरा मैसेज आया, नहीं होता है वो कबूतर से बैठाने वाला या फिर सेनापतियों से बैठाने वाला, तो सेनापतियों से भेजाया गया। राजा रतन सिंह के पास आया वो मैसेज आके बोलता है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आपसे मिलना चाहते हैं, क्या राजा रतन सिंह का ये ऑर्डर है कि उनको मिला दे। बोलता है हाँ, बुला के लेके आइए, जो भी हमारे घर आता है वो मेहमान होता है। तो एज ए मेहमान उसको ले आया गया, पूरा खाना वाना बनाया गया, एकदम रखा गया उसके सामने। और वो सबसे पहले क्या करता है, थाला लेता है, जो खाना का थाला रहता है ना अलाउद्दीन खिलजी के पास, और राजा रतन सिंह के पास भी खाना का थाला रखा रहता है, बड़ा बड़ा थाला रहता है ना उन लोग के पास, गिलास वगैरह, तो सब रखा हुआ था। वो क्या करता है, खेल खेलता है, कभी अपना खाना उसके सामने रखता है, उसका खाना कभी अपने सामने रखता है। अलाउद्दीन खिलजी मतलब वहां पे गया एज ए मेहमान, लेकिन बताओ खाना खाने बैठे हो तो भाई आराम से खाओ, ये थोड़ी है कि मतलब सब कुछ एक बार में।
तो वो क्या करता है ना, खेल खेलता है उससे, वो उससे खेल खेलता है, वो उससे खेल खेलता है, मतलब दो को थाला, कभी थाला इसके पास भेजता है, कभी अपने पास लेके आता है, कभी राजा रतन सिंह के पास, कभी अपने पास, ऐसे थाला घुमाता है। कहीं जहर तो नहीं ना मिला है, कहीं आप मुझको मारना तो नहीं ना चाहते हैं, राजा रतन सिंह कहीं मारना तो नहीं ना चाहते। तो बोलते हैं देखिए आप यहाँ पर आए हैं ना, पहली बार हमारे घर पधारे हैं, तो आपको एज अ भगवान माना जा रहा है, क्योंकि आप हमारे क्या है, मेहमान हैं, और मेहमानों के साथ हम कभी कुछ नहीं करते, ठीक है। यही तुम बन के आता राजा ना, राजा बन के आता यहाँ पर और लड़ता मेरे से, तो तुमको लड़ाई बताते। कौन? राजा रतन सिंह कहते हैं, तुमको हम लड़ाई बताते, लड़ाई क्या होता है, और तुम यहाँ पर आए हो जिसके लिए, वो तुमको कभी नहीं मिलेगा। तुम हमारी धरती, यहाँ से एक प्रकार की मिट्टी भी नहीं लेके जा सकते, यहाँ से मिट्टी भी नहीं लेके जा सकते। ये थे राजा रतन सिंह, ठीक है, तुम मिट्टी भी नहीं लेके जा सकते। बोला हाँ ये बात है, तो सबसे पहले राजा रतन सिंह खाते हैं, उसको दिखाते हैं कि इसमें जहर नहीं मिला है। बोलता पहले आप, बोलता नहीं पहले आप, तो वो खाते हैं, पहले राजा रतन सिंह खाते हैं, उसके बाद वो खाना वाना चालू करते हैं। तो वो बोलता है कि सुना है कि बहुत सुंदर है। कौन कहता है? अलाउद्दीन खिलजी। सुना है मैंने यहाँ पे बहुत सुंदर है। तो अचंभित पड़ जाता है, राजा रतन सिंह अचंभित पड़ जाता है, क्या सुंदर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो धड़ा से फेर देता है, आपका शहर, आपका किला बहुत सुंदर है, और इसमें खूबसूरती भी है, और साथ साथ खूबसूरती को खूबसूरत बनाने वाले भी हैं। बस ये समझ आता है, खिलजी जबान संभाल के, नहीं तो काट दिया जाएगा जबान यहीं पे, ठीक है, जबान संभाल के, मैं जानता हूँ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट उसको बोल देता है, अरे महाजन तब गुस्सा मत होइए, ठीक है, मैं तो उसको लेके जाके ही रहूंगा, मैं उसको लेकर ही रहूंगा। बोलता तू मेहमान नहीं होता ना, तेरा गला अभी धड़ से अलग कर देता, अभी तो अगर मेहमान नहीं रहता, हम लोग अपनी तमीजी का मतलब तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बर्ताव, नहीं तो काट दिए जाते हैं, राजपूत ऐसे नहीं झुकते हैं, ठीक है, तुमको काट दिए होते। ठीक है बैठिए, खाना, भाग यहाँ से, खाना खाएगा, भाग यहाँ से, खाना नहीं खाएगा तुम, पहले भाग यहाँ से, भगा दिया उसको। और 6 महीने तक खेमा लगा के बैठा हुआ था उसको देखने के लिए, रानी पद्मावती को देखने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी खेमा लगा के बैठा था 6 महीने तक उनको देखने के लिए, राजा रतन सिंह को मारने के लिए। राजा रतन सिंह कैसे कैसे कैद हो जाते हैं, और कैद होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी उनको मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी तब चल देता है रानी पद्मावती को, मतलब पूरा किला लूटने के लिए, और रानी पद्मावती को अपना रानी बनाने के लिए। लेकिन रानी पद्मावती ने कहा कि भाई जब हमारे पति ही नहीं रहे तो हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे, ठीक है, एक काम करते हैं, उन लोग को मतलब इज्जत लूटने से पहले, हमारे आमो शाम को लूटने से पहले, इसका काम करते हैं कि हम लोग एक जौहर बनाते हैं, हवन कुंड, एक कुंड बनाते हैं जिसमें पूरा का पूरा अग्नि डाला जाएगा, ठीक है। और उस समय एक पूजा बहुत खतरनाक होता था, पूजा होता था तुलजा भवानी, एक पूजा होता था तुलजा भवानी का पूजा। तो तुलजा भवानी का पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। तो उस समय ना तुलजा भवानी में दीपदान दिया जाता है, दीपदान, दीपदान मतलब अपने किसी सेनापति या फिर अपने किसी ऐसा कुछ चीज हमारे साथ हुआ जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसको अपने आप ही दान दे। तो वो सती प्रथा उस समय से चलती आ रही थी, और इन्होंने जौहर कर लिया था, कौन? रानी पद्मावती ने, ठीक है। जो राजा रतन सिंह का जो कपड़ा था, तो राजा रतन सिंह तो आए नहीं, वो तो उधरे रह गए, और राजा रतन सिंह का कपड़ा लेकर हाथों में जाके जौहर में कूद जाती, सारी की सारी महिलाएं, ठीक है। रानी पद्मावती के साथ साथ और बहुत सारी रानियां थी, तो सब की सब रानियां जाके कूद जाती हैं। हाँ 13,000 रानियां, सब की सब रानियां कूद जाती हैं उस जौहर, और जौहर कर लेती हैं। लेकिन अपना चेहरा, कोई भी एक रानी अपना चेहरा कभी अलाउद्दीन खिलजी को नहीं देता। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद सदमे में चल जाता है 2 महीने तक, बोलता है कि अब क्या होगा हमारा, जबकि 3-4 को और भी वो तो सारी उसकी रानियां थी, शादी करके रखा हुआ था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन पसंद था इसको। यह होता है हम लोग के मतलब लड़कियों की शक्ति, ये होती है औरतों की शक्ति, भारत की, भारत की औरतें इसको कहा जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे नाचने वाली लड़कियां नहीं, जो ऐसे महिलाएं, ऐसी लड़कियां जो अपने देश के लिए कुछ कर सके, और उनका नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता है, हमेशा रानी करके लिया जाता है, ठीक है। रानी पद्मावती, रानी पद्मावती, समझ में आ कि नहीं आया? तो चित्तौड़गढ़ में क्या चला था? किले में रानी पद्मावती को पद्मिनी कहा जाता था। यह कथा इसी घटना से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। मालवा विजय 1305, मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया, और दक्षिण भारत के विजय में 1308 से लेकर 1311 अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा था। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। लेकिन किस पे विजय प्राप्त नहीं हुआ था? द्वार समुद्र पर नहीं हुआ था। इसमें लिख दिया गया है भले ही विजय प्राप्त हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, द्वार समुद्र पर नहीं हुआ था। उसके सेनापति मल्लिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, काकतीय वंश, द्वार समुद्र, होयसल वंश और मदुरै पर विजय प्राप्त किया। दक्षिण को अपार धन संपत्ति को दिल्ली में पूरा खजाना भर दिया एकदम, ये जब लेके आया था। तो द्वार समुद्र किसका राष्ट्रपति बोलो, द्वार समुद्र किसका कैपिटल था, राजधानी किसकी थी? द्वार समुद्र होयसल वंश की क्या थी? राजधानी थी। होयसल वंश यहाँ पे था, होयसल वंश, समझ में आ गया? तो ये द्वार समुद्र जो था, ये होयसल वंश का क्या था? राजधानी था, और इसी को नहीं जीत पाया था, बाकी
बाकी सारे राज्यों को जीत लिया था। तो क्वेश्चन पूछता है वारंगल किसका राजधानी था? तो काकतीय वंश का राजधानी था। काकतीय वंश, यहाँ पे काकतीय वंश था, काकतीय वंश की राजधानी। यहाँ पर अपार धन और हाथी घोड़े दिल्ली लाए गए थे। अपार धन, बहुत सारा धन और हाथी घोड़े लेके आए थे। बाजार नियंत्रण नीति क्या था? बाजार नियंत्रण नीति, अलाउद्दीन ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण की सख्त नीति बनाई थी। अपने अनाज को घी, तेल, कपड़े, घोड़े और दास तक की कीमतों का तय कर दिया गया था। मतलब दास भी खरीदाएंगे तो किसी ना किसी कीमत में खरीदाएंगे, घी भी खरीदाएगा तो किसी ना किसी कीमत में, किसी पैसे में खरीदाएगा, दिनारी में खरीदाएगा या खिलजी पैसे में खरीदाएगा। ठीक है, मतलब कोई कोई फ्री में भी लेके चल जाता था ना ये, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाजार में जासूस नियुक्ति की गई ताकि व्यापारी चोरी छिपे महंगी बिक्री ना कर सके। बाजार में जैसे पहले मंडी होती थी ना, मंडी जैसे देखना आप कहीं पर मंडी वाले जगहों पे जाओगे ना तो वहां पे आपको सामान बहुत कम कम दाम में मिल जाएगा। तो कोई कोई हाँ कोई कोई ट्रक खरीद के लेके चला आता है एक के बार में, जैसे फलों का ट्रक बहुत ज्यादा है तो बहुत सारा अमीर लोग वहां पे बोली लगाते हैं, गद्दी कहते हैं जिसको, गद्दी पे बैठ के बोली लगाता है कि हाँ 75,000, 20,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये पूरा पूरा हमको दे दो। ठीक है, तो वो लोग बोली लगाते हैं। तो वैसा ट्रक कभी भी आएगा तो उसी का होगा जब तक कि फिर बोली ना लगे। तो हर एक सप्ताह में 2 सप्ताह में क्या लगता था? बोली लगता था। तो उस बोली के ऊपर कोई ज्यादा ना बोल दे, कोई कम ना बोल दे, नियंत्रण रहे एकदम। ठीक है, कोई ऐसे फ्री में ला उठा के लेके चला जाए, ये नियंत्रण करने के इसलिए इसने वहां पे जासूस नियुक्ति की थी, जासूसों को, कि देखते रहना तुम लोग रॉ, एज ए रॉ। ठीक है, रॉ। किसान को सीधा कर वसूलने की नीति अपनाई थी। इस नीति में सैनिकों और आम जनता को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होने लगी थी। जब ये सब हुआ था तो मतलब कोई चोरी छिपे लेके चल जाता था, तो कोई मान लो कि 100 किलो अनाज है, उस अनाज में 20 किलो चोराइए लिया तो 80 केजी पे दाम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? है ना, 100 किलो आया हुआ था तो उसमें दाम कम था, लेकिन 80 केजी पे तो दाम बढ़ जाएगा। तो इस वजह से उसने, जब ये नियंत्रण हो गया ना तो गरीब लोगों को उपलब्धियां हो गई, सस्ती वस्तुएं मिलने चालू हो गई। ठीक है, अलाउद्दीन की इस समय लगता होगा कि कितना अच्छा सेना है, मतलब कितना अच्छा हम लोग ये था, अलाउद्दीन खिलजी कितना अच्छा था। ऐसा कुछ बात नहीं है, सब पैसे के चलते। अगर बाजार नियंत्रण नहीं करेगा तो इसी को दाम उठा के बेच देगा, अलाउद्दीन खिलजी को ही। ठीक है, इतने अमीर अमीर लोग होते थे उस समय एकदम। हाँ, तो इसके मतलब ये सोच सोच के सबसे ज्यादा काम किया था खिलजी वंश में, सबसे अच्छे तरीके से। अलाउद्दीन ने भूमि में लगाने वाले कर को कृषि उपज का लगभग कितना प्रतिशत देना पड़ता था? 50%। यह एक सीधे किसानों से वसूल किया जाता था ताकि बिचौलिया और जमींदारों को लूट बंद हो सके। बिचौली का मतलब क्या होता है? बिचौलिया, देखो बिचौलियों का मतलब होता है जहां पे गायों को रखा जाता है, भैंसों को रखा जाता है, दूध वगैरह निकालना, हाँ बिचाली, मांस रखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे ना इसे बेचा भी जाता था ना, मतलब बाजार में बहुत सारे जैसे अलग अलग तरीके से मांस वगैरह बेचा जाता था, दूध भी बेचा जाता था। ठीक है, भेड़ बकरियों का। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले केवल उपजाऊ भूमि पर कर लगाया जाता था, पर अलाउद्दीन ने बंजर भूमि पर भी क्या लगा दिया था? कर लगा दिया था। बंजर भूमि पर मतलब तुम्हारा जमीन क्या है? बंजर है, तो बंजर है तो उसको हमको पता नहीं, लेकिन उसका भी क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, अगर जमीनें क्या है? बंजर है तो। ठीक है, अब पहले उपजाऊ भूमि पे भी टैक्स लगता था, लेकिन अब बंजर भूमि पे भी टैक्स लगने लगा था। बोले ना पैसा ज्यादा चाहिए, तो इसने 2 तरह के टैक्स बहुत फेमस लगाए। तो गांव के ऊपर जैसे गृह के ऊपर हाउस टैक्स लगाया था, इसको गृह टैक्स कहते थे, गृह कर। और एक कहता था चराई कर। चराई कर मतलब जो चरने वाला है, जैसे भूमि उपजाऊ है कि नहीं है, वहां पे चराई कर जो होता था। ठीक है, तो घराही और चराही, घराही और चराही, तो घर घर के ऊपर गांव में हर घर पर एक कर लगाया गया था। गांव के हर घर पर कर लगाया था। इसका उद्देश्य था कि हर परिवार सरकार को आय देगा, हर परिवार सरकार को आय देगा, आय मतलब टैक्स देगा, हर एक परिवार कुछ ना कुछ टैक्स देगा। और चराई क्या था? मवेशियों को चारागाहों पर क्या लगाया जाएगा? कर लगाया जाएगा। तो मवेशी क्या करेंगे, या फिर जो चारागाह होंगे, जो अपने गाय घोड़ा भैंस चरा रहा है, जहाँ पे कुछ ही जमीन दी गई थी उसको चराने के लिए, लेकिन उसने क्या किया? दूसरे की जमीन पे भी घुस के चर लिया उसका गाय घोड़ा, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ग्रामीणों और पशुपालकों पर सीधा असर पड़ता था। ग्रामीण और पशुपालक जो होते थे उन लोग के ऊपर ये चराही से, ठीक है, चल लेता था ना सब। अभिजात वर्ग पर नियंत्रण, अमीरों, जमींदारों और सरदारों को मिलने वाले कर मुक्त भूमि दान कर दिया गया था, जब्त कर लिया गया था। कर मुक्त भूमि, कर मुक्त भूमि मतलब इक्ता, जो कर मुक्त भूमि लगाया गया था कि मतलब तुम्हारा वेतन के बदले क्या लगाया जाएगा? जमीन दिया जाएगा, वो वाला पूरा बंद कर दिया। बोला वेतन के बदले वेतन ही दिया जाएगा, तुम्हारे काम के बदले क्या दिया जाएगा? वेतन मंथली ही दिया जाएगा। तुमको अब क्या नहीं मिलेगा? तुमको भूमि नहीं मिलेगा। तो किनको किनको भूमि दिया जाता था? अमीरों को दिया जाता था भूमि, जमींदारों को दिया जाता था और सरदारों को दिया जाता था। तो 40 तुर्क सरदार, तो वो लोग क्या करते थे? पूरा बांटा था ना, पूरा 40 तुर्क सरदार इल्तुतमिश ने पूरा लेके आया था। तो इल्तुतमिश ने ही तो इक्ता व्यवस्था चालू किया था। इक्ता व्यवस्था चालू किया तो उसने सरदारों को पूरा का पूरा नियंत्रण दे दिया था कि आप ही नियंत्रण करिए। लेकिन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय टोटली नियंत्रण किसके पास आ गया? इसके पास। और बोला कि वेतन के बदले वेतन ही दिया जाएगा, वेतन के बदले अब जमीन नहीं दी जाएगी, भूमि नहीं दिया जाएगा। और तुमको भूमि पर अगर उपजाऊ होगी तभी टैक्स देना पड़ेगा। अब भूमि नहीं दी जाएगी, लेकिन जिसका भूमि है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, और साथ साथ जो बंजर भूमि है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इन जमीनों को खालसा भूमि कहा जाता था। जो ये भूमि होते थे ना, जो कर वाले भूमि होते थे, उसको खालसा भूमि बोलता था। तो खालसा भूमि जो जिस भूमि पर हाथ रख दिया, मतलब उपजाऊ है चाहे बंजर है, मान लो कि ये
5 बीघा जमीन, ये एक भूमि है जो कि उपजाऊ है, ठीक है, उपजाऊ है। तो उपजाऊ भूमि को वो क्या कहता था? खालसा भूमि, ठीक है। तो दिल्ली में एक बहुत बड़े मौलवी साहब थे, नाम था उनका निजामुद्दीन औलिया। नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के पास बहुत सारी भूमि थी, टैक्स भूमि, ठीक है। तो उनसे वो मांगने जाता है कि लाइए आपकी भूमि को हम खालसा भूमि बदल देते हैं, लाइए पैसा, पैसा लेके आइए, हमारा टैक्स, ये भूमि आपकी भूमि नहीं है, ये खालसा भूमि है। बोलता है देखिए आप जिस जगह पे अभी गए हैं वहां पे तो कम से कम जीत जाइए। वो आया था बंगाल में जीतने के लिए, लेकिन बंगाल से कुछ मिला नहीं। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो खालसा भूमि का पता चला कि इसका पास बहुत ज्यादा भूमि है, निजामुद्दीन औलिया के पास बहुत ज्यादा भूमि है। तो वो बोलता है कि देखिए आप जब तक दिल्ली आएंगे तब तक हमको पता नहीं हमको पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसलिए अभी दिल्ली क्या है? दूर है, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। वही कहता, वही वाला मुहावरा बन गया कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, आप आइए तो कम से कम पहले बंगाल से आइए यहाँ पर, तब ना हमको पाइएगा, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया एक मौलवी थे, और धर्म गुरुओं से नहीं लड़ा जाता है, ठीक है। धर्म गुरुओं के पास भले ही डिग्री नहीं होती है, लेकिन ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, अपने ज्ञान से ही लूट लेता है किसी ना किसी को। तो इन जमीनों के पास खालसा भूमि शामिल कर दिया गया, जिसमें आय सीधे सुल्तान के खजाने में आने लगी थी खालसा भूमि। नहीं, वो सीधे उसको बदल देता क्या चीज? खालसा भूमि में। खालसा भूमि अगर बदल गया तो टैक्स देगा, भूमि नहीं देगा, ठीक है। और जो बंजर होता था, जो उपजाऊ होती थी, उसके ऊपर भी टैक्स लगता था 50%। वो 50% बाद में जाके 80% हो गया। हाँ, खालसा भूमि बदलेगा कैसे? मतलब जैसे किसी की उपजाऊ जमीन है, ठीक है, उपजाऊ भूमि है किसी जमींदार का, किसी सरदार का, तो उन सरदारों से उठा के लेके आया जाएगा जमीन, जमीन वहीं पर रहेगी, लेकिन उसे पूरा का पूरा पैसा ले लिया जाएगा, पैसा लेके खालसा भूमि बना दिया जाएगा। अब खालसा भूमि बना दिए तो आपको उसके ऊपर जो भी होगा, उपजाऊ होगा अगर जमीन, तो उसमें जो भी होगा तो उसका आधा हिस्सा हमको चाहिए। अब वो बाद में जाके कितना हो गया? 80% हो गया, यानी 100 किलो जमीनें हुई। तो खालसा भूमि में अगर बदल दिए, मान लो कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, अब इस प्रॉपर्टी पे आप बैठे हो या फिर आप यहाँ पे खेती कर रहे हो, तो इस खेती में तुम अपना आधा 20% लेके चल जाओ, लेकिन 80% हमको दे दो, क्योंकि ये खालसा भूमि है। पहले ये तुम्हारी जमींदारी थी तो तुम पूरा रख लेता था, राजा को कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। तो राजा को भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि इसको खालसा भूमि मत लो, तो खालसा भूमि ले लेता था, ठीक है। उद्देश्य क्या होता था? देखो, सेना के हमेशा तैयार रखना पड़ता था, उसने भोजन, घोड़े और हथियार मुहैया कराया जाता था। अमीरों और सरदारों की आर्थिक शक्ति में कमजोर पड़ा था, जो अमीर थे और अमीर होते चले जा रहे थे, जो गरीब थे और गरीब होते चले जा रहे थे। तो इसने क्या किया? अमीरों और सरदारों के ऊपर आर्थिक नीति पर क्या किया? प्रतिबंध लगाया। साथ साथ राज्य के खजाने को भरना और वित्तीय संकट से बचाना। वित्तीय मतलब पैसा का, पैसा का कभी संकट ना आ पाए हमारे राज्यों में, नहीं तो अगर ये लोग ऐसे ही लूटे चला जाएगा तो हमारे राज्यों में पैसा का खर्चा आ जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा ये हो जाएगा। तो इसने कुछ व्यवस्था लगाया था, इस्लामिक व्यवस्था के तरीके से इसने जजिया, जकात, खुम्स और खराज लगाया था। 4 प्रकार के टैक्स लगाया हुआ था। जजिया जो कि गैर मुसलमान टैक्स था, हम बताए थे आपको, मोहम्मद बिन कासिम लेके आया होता, ठीक है। मुसलमानों को, हिंदुओं के, हिंदू मतलब खाली देंगे, बाकी और मुसलमान नहीं देंगे, ये गैर मुसलमानी के क्या था? टैक्स था। जकात जो होता था वो मुसलमानों के ऊपर लागू होता था। आज भी जजिया, जकात मतलब जकात सब कोई देता है, मुसलमान लोग। हम बताए थे आप लोग को कि जकात जो होते हैं वो मुसलमान लोग अपने मन से दे देते हैं। जैसे हम लोग कैसे नहीं, नवरात्रि के दिन कुछ कुछ दान कर देते हैं, नवरात्रि के दिन, और जैसे मान लेते हैं हम लोग नवरात्रि के दिन, फिर जैसे अभी क्या गुजरा, सावन गुजरा, तो सावन में 1 महीना नहीं कुछ खाएगा, मांसो मछली नहीं खाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता था कि जकात में आप अपने मन से कुछ दे दीजिए, कहीं पर नहीं देंगे तो रमजान का महीना होता है, रमजान के महीने में तो आपको देना ही पड़ेगा। रमजान का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है इस्लामिक पद्धति के अनुसार, तो उसमें तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस वजह से उसने जकात को भी क्या किया था? लागू किया था। जजिया भी लागू किया था, ठीक है, जजिया, जकात। और खुम्स जो होता था, यह युद्ध में जीती गई संपत्ति पर लूट खजाने पर 20% हिस्सा, यानी 1/5 हिस्सा सरकार या सुल्तान को देना पड़ता था, ठीक है। मतलब 20% हिस्सा किसको देना पड़ता था? सुल्तान को देना पड़ता था, खिलजी को देना पड़ता था। खुम्स ये होता था, खुम्स। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ कुछ सेनापति को दूसरा जगह भेजता था ना, अपने सब जगह जाएगा ऐसा थोड़ी है। जैसे मान लो कि हमको जीतना है हमारा पाकिस्तान, ठीक है, हमको हिंदुस्तान पे भी शासन करना है, फिर पाकिस्तान पे भी जाना है। तो पाकिस्तान अगर गया तो वहां पर भी जो जीता जाएगा ना, तो वहां पे तो अकेले हम भी तो नहीं जा पाएंगे ना। तो कुछ कुछ लूटा, जो धन लूटा हुआ है, वहां का जो धन लूटा हुआ है, तो वहां का सेनापति वही लूट, वही रख लेगा, ऐसा नहीं है। 80% तुम लोग अपना ले जाओ, 20% लेकिन हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो कई सारे लोग क्या करते थे, सेनापति में वो लोग अपने ही पैसा रख लेता था। तो इसने देखा कि पैसा ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, हमको मिलवे नहीं कर रहा है। ये लोग साउथ साइड में लड़ने जा रहा है तो अपने पैसा रख ले रहा है, नॉर्थ में लड़ने जा रहा है तो नॉर्थ में पैसा लड़ रहा है, मंगोलों से लड़ने जा रहा है तो अपने ही पैसा रख ले रहा है, दिल्ली में कुछ नहीं कर रहा है, तो हम रहेंगे कहां से? ठीक है, पैसा तो हमको भी चाहिए, इसलिए 20% खुम्स देना पड़ेगा। जो लूटा हुआ धन रहेगा उसको 20% क्या देना पड़ेगा? खुम्स देना पड़ेगा, लूटा हुआ धन।
तो 80% सैनिकों पर विजेताओं पर बांट लिया जाता था। देखो बाकी 80% सैनिकों पर और विजेताओं पर क्या लिया जाता था, बांट लिया जाता था, जिस पे विजेता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है खराज। यह भूमि कर होता था, लैंड। ठीक है, लैंड कर होता था, टैक्स होता था। उपजाऊ भूमि और कृषि पे उपज पे लगाया जाता था। आमतौर पर उपज पे एक निश्चित हिस्सा, कभी कभी 50% लिया जाता था, और मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों किसानों के लिए किया जाता था। गैर मुसलमान और मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए लिया जाता था कौन, खराज। ये भूमि टैक्स होता था। तो एक भूमि टैक्स कौन होता था, खराज भी होता था। और एक भूमि टैक्स वो तो लेता ही था 20%, 10%, 80%। ठीक है, एकता एकता व्यवस्था पूरा खत्म कर दिया था। अब बोला था वेतन के बदले महीने, मासिक के बदले, मासिक जो ये होगा वेतन होगा, वेतन के बदले वेतन ही दिया जाएगा, किसी को भी जमीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जमीन को हम लोग किसमें बदल रहे हैं, खुम्स, ये खालसा भूमि में बदल रहे हैं। अच्छा, निष्कर्ष क्या निकला इसका, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक टैक्स था। जकात मुसलमानों की संपत्ति आय पर कर, यानी 2.5% गरीबों की मदद होती थी। और खुम्स जो होता था, युद्ध में प्राप्त संपत्ति को 20% हिस्सा सरकार को दिया जाता था, यानी खिलजी को दिया जाता था। इसके बाद जो होता था खराज होता था, वो भूमि और कृषि पर उपज कराता था। तो ऐसे बैठ के मूल्य नियंत्रण करता था, ऐसे ठीक है, अपने सिंहासन पर बैठ के मूल्य नियंत्रण करता था। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों पर कड़ी निगरानी रखी थी। तो सैनिकों के लिए कड़ी निगरानी रखने के लिए इसने दाग प्रथा चालू कराया था। ठीक है, हुलिया और दाग प्रथा, हुलिया और दाग प्रथा, यानी सैनिकों का हुलिया कैसा होना चाहिए, और दाग, घोड़े के ऊपर कुछ उसका बालों को काट कर उसके ऊपर दाग लगा दो घोड़ों को, क्योंकि घोड़े युद्ध में जो होते थे, घोड़े भी तो जीत लिए जाते थे ना। तुम्हारा घोड़ा कौन सा, हमारा घोड़ा कौन सा, ये किस सेना का है, ये किस सेना का है, पैदल सेना उसको चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। हाथी जो होती थी, हाथी को तो मतलब ऐसे नहीं रखा जाता था, हाथी के ऊपर भी लगाया जाता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नहीं, घोड़े के ऊपर, घोड़े क्योंकि घोड़े बहुत जल्दी घूम जाते थे इधर उधर, लेकिन हाथी को घूमने में तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, रुको यार, इधर घूमे फिर किधर घूमे किधर जाए, इसलिए हाथी पर बहुत ज्यादा नहीं लगाया जाता दाग प्रथा। सबसे ज्यादा दाग प्रथा किस पर लगाई गई थी, घोड़े पर लगाई गई थी, क्योंकि घोड़ा किधर भी चल जा सकता था। समझ नहीं आया। तो इसने सैनिकों को नियंत्रण करने के लिए कौन सी प्रथा लगाई, दो, हुलिया और दाग प्रथा, हुलिया और दाग प्रथा। तो याद रखा, हुलिया और दाग प्रथा। हुलिया किसके लिए, सैनिकों के लिए। ठीक है, हुलिया सैनिकों के लिए, कि कैसा हुलिया पहन के तुम जाओगे, कैसा अपना हुलिया बना के जाओगे। अगर रॉ हो तो तुम्हारा ड्रेस दूसरा होगा, अगर पैदल सैनिक हो तो तुम्हारा ड्रेस दूसरा होगा, नहीं तो एक में गिज मिजा जाओगे। कहीं बोले पैदल सैनिक तो सब पे सब चलाएगा, नौसेना वाला भी चलाएगा, वायुसेना वाला भी चलाएगा, है ना, पहचान में कैसे आएगा। अब जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है, इसको तीनों को एक ही कलर का ड्रेस पहना दिया जाए तो पता कैसे चलेगा यार कि कौन 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 सी सेना का है। तो हुलिया प्रथा और दाग प्रथा लेके आया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिमाग अच्छा था कि नहीं था, एकदम खतरनाक दिमाग था। देखो, हुलिया प्रणाली और दाग प्रणाली। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे, हुलिया प्रणाली और दाग प्रणाली। याद रहेगा, देखो इतना बड़ा साम्राज्य ये करके रखा हुआ था, इतना बड़ा किंगडम था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, इतना बड़ा, इतना बड़ा। यहाँ दक्षिण साइड में उतना ज्यादा ये नहीं कर पाया था, थोड़ा थोड़ा जगह पे ही। देवगिरी को अपना राजधानी बना, देवगिरी गया हुआ था, उधर पे बनाया था। दक्षिण भारत में शासक लोग बहुत खतरनाक खतरनाक थे, उनको जब तक अपने कोई आदमी लोग ना हराए ना, तब तक इसको हराना बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं था। इसीलिए तो ये लोग बट भी गया, विजयनगर साम्राज्य। बाद में पढ़ाएंगे इसमें, तुगलक वंश में विजयनगर साम्राज्य पूरा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। आपस में फूट की वजह से उसका उसका घर इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, उसका किला इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है, राजा कैसे इतना बड़ा हो सकता है, उसी के बारे में। ये तो चित्तौड़गढ़ की कहानी बता दी है, राजस्थान और रानी पद्मावती के बारे में। ये पूरा का पूरा कहानी हम बता दिया आप लोग को, ये वाला विजयनगर। तो ये सॉरी, विजयनगर, चित्तौड़ विजय पे कितना हुआ था, 1303 में चित्तौड़ विजय किया था, 1303 में, जहाँ पे रानी पद्मावती। तो याद रहेगा ना। तो बता कौन कौन सा अभियान किया ये लोग, कौन कौन सा अभियान किया, देखो अभियान यहाँ पर लिखा हुआ है। गुजरात अभियान, गुजरात अभियान 1299, 1301, 1303, कितना, 1299, 1301, 1303। तो 1299 में गुजरात, रणथंभौर 1301, और 1303 में चित्तौड़, और मालवा 1305, मालवा 1305, और दक्षिण भारत में विजय 1308 से लेकर 1311, और 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आप लोग को इसका पूरा का पूरा टैक्स, टैक्स कलेक्शन कैसे किया था, और भी बहुत ज्यादा है टैक्स कलेक्शन, और अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान, और बाजार नियंत्रण हो गया, टैक्स वगैरह हो गया, अभिजात वर्ग हो गया, इस्लामिक व्यवस्था हो गया इसका। उसके बाद है आपका खराज, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। बोलो 4 प्रकार के कौन कौन से टैक्स थे, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। जजिया गैर मुसलमानी टैक्स, जकात अभी भी मुसलमान लोग देता रहता है, मुसलमानों के ऊपर टैक्स था, आपका इच्छा है दीजिए, नहीं इच्छा कोई बात नहीं। और जकात, खुम्स किसके ऊपर होता था, जो लूटा हुआ धन के ऊपर क्या दिया जाएगा, टैक्स दिया जाएगा। और भूमि कर होता था खराज, ठीक है, खराज। भूमि से क्या निकलता है, अनाज निकलता है, अनाज नहीं खाओगे तो आपका तबीयत खराज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, तो भूमि कर खराज, ठीक है। और खुम्स जो होता था, खुम्स मार द डिजुम्स ठीक है, तो लूटा हुआ धन होता था। नेक्स्ट हुलिया प्रथा पढ़ाएंगे इसके बाद।
और इसके बाद पद्मावती, गुप्तचर व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के समय, दान में दी गई भूमि व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, देखो वफ दिखाई दे रहा है, वफ कानून। हाँ, सबसे ज्यादा इसी को तो पूरा मद्यपान पे भी ये रोक लगाया था। मद्यपान कोई नहीं करेगा, हम भर के खतरनाक पियेंगे, बाकी और कोनो नहीं पिएगा। पी पी के तुम लोग वचनबद्ध हो जाता है तुम लोग। ठीक है, ये था। तो इसमें देखो एक निष्कर्ष है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। बाजार नियंत्रण में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। हुलिया और दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने किया। राजस्थान में जौहर और रानी पद्मावती, चित्तौड़ विजय अभियान 1303 में, और दक्षिण भारत पर आक्रमण मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये चार गुण ऐसे ऐसे टॉपिक्स दे दिए हैं, ऐसे ऐसे छोटा छोटा, ताकि आप लोग को याद करने में सुविधा हो। हर एक चीज देखो पढ़ाने के बाद ऐसा टॉपिक दे दिए है। ठीक है, छोटा छोटा सा याद रहेगा ना बाबू? कहाँ से याद रहेगा? अगले बार कल भूल जाओ तुम लोग, कल पूछेंगे, कल पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।